Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज मैं आपको लेक्चर दूंगी नारीवाद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फेमिनिज्म। ये एक टॉपिक है बीएस सेकेंड ईयर का, जो सब्जेक्ट है आपका जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। तो बीएस सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, उसका एक टॉपिक है फेमिनिज्म, या जिसे हम बोलते हैं नारीवाद। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसमें नारीवाद किसे कहते हैं, नारीवाद जो है कैसे स्टार्ट हुआ था, नारीवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं, और नारीवाद जो है उसमें जो नारियां हैं, जो वुमेन हैं, उनको क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए। तो आज हम जो है इस तरीके से फेमिनिज्म पे जो है स्टार्टिंग जो है हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेमिनिज्म। देखिए, फेमिनिज्म को जो है हम क्या बोलते हैं, नारीवाद भी बोलते हैं। तो नारीवाद दो शब्दों से मिलकर बना है। एक वर्ड है नारी और दूसरा मतलब है, इसका जो दूसरा वर्ड है वो है वाद। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक नारी और एक वाद। नारी का मतलब होता है स्त्रियों से संबंधित, और वाद का मतलब होता है कोई विचारधारा। तो अगर कोई विचारधारा स्त्रियों से संबंधित है तो उसको हम नारीवाद बोलते हैं। और ये जो विचारधारा है ये सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा ही एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक समूह के द्वारा, एक सोसाइटी के द्वारा अगर कोई विचारधारा एक्सेप्टेड होती है जो नारियों से रिलेटेड है तो उसको हम बोलते हैं नारीवाद। सबसे पहले नारीवाद का जो वर्ड है इसको यूज किया था साइमन बुइस ने। साइमन बुइस ने 1960 में अपनी एक किताब लिखी थी सेकेंड सेक्स के नाम से। ठीक है, तो ये जो किताब थी सेकेंड सेक्स, इसमें उन्होंने सबसे पहले फेमिनिज्म या नारीवाद वर्ड का यूज किया था। उनके हिसाब से नारीवाद का मतलब है कि स्त्रियों को पुरुषों के समान समानता के अवसर मिलने चाहिए, उन्हें पुरुषों के समान ही जो है पूरी एम्पावरमेंट मिलनी चाहिए, उन पे सारे राजनीतिक अधिकार होने चाहिए, सामाजिक अधिकार होने चाहिए और आर्थिक अधिकार होने चाहिए। तभी वुमेन्स भी सोसाइटी को चलाने के लिए अपना पार्टिसिपेशन दे सकती है। तो इस विचारधारा को हम बोलते हैं नारीवाद। तो इट मीन्स जो नारीवाद है या जो फेमिनिज्म है वो स्त्रियों के अधिकारों की मांग करता है, जिससे कि स्त्रियों को पुरुषों के समान सोसाइटी में माना जाए। तो इसका जो आधार है नारीवाद की मुक्ति का आधार, क्योंकि नारीवाद किसको करता है प्रमोट, नारी मुक्ति को। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार कौन सा हुआ, राजनीतिक अधिकार। ये इसका एक मेन पिलर है। अब राजनीतिक अधिकार अगर स्त्रियों के हैं तो ये जो दोनों अधिकार हैं, सामाजिक अधिकार और आर्थिक अधिकार, ये अपने आप ही नारियों को मिल जाते हैं। देखिए, जो सामाजिक अधिकार है, जब वुमेन्स को सोसाइटी में सामाजिक अधिकार मिलते हैं, इट मीन्स जो सोसाइटी के रहने वाले सदस्य हैं वो स्त्रियों को पूरा सम्मान देते हैं और स्त्री और पुरुष में कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। तो इस तरह के अधिकारों को हम सामाजिक अधिकार कहते हैं। सेकंड कौन सा अधिकार है स्त्रियों का, आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार में क्या है, स्त्रियों को अपना कोई भी प्रोफेशन चुनने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, उन्हें सर्विस करने की या व्यवसाय करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिससे कि वो स्वावलंबी बन सके। अगर नारी कमाने वाली है, वो स्वावलंबी है, तो समाज अपने आप ही उनके साथ भेद करना बंद कर देता है और पुरुषों के समान ही उन्हें मांगने लगता है। तो ये सामाजिक और आर्थिक अधिकार तभी मिलते हैं जब जो है गवर्नमेंट इसके लिए कानून बनाए, और उन कानून बनाने में भी स्त्रियों की पूरी भूमिका हो। तो सामाजिक और आर्थिक अधिकार किस अधिकार से जन्म लेंगे, राजनीतिक अधिकार।
इट मीन्स कि अगर कोई समाज सामाजिक अधिकार नहीं दे रहा या आर्थिक अधिकार नहीं दे रहा तो कानून बनाकर हम उनके अधिकारों को संरक्षित कर सकते हैं। तो नारीवाद की मुक्ति का सबसे जो मेन पिलर है, जो सबसे मेन स्तंभ है, वो है कि उनको राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। राजनीतिक अधिकार मिलते हैं और अगर हम नारियों को, पूरे समाज को जागरूक कर देते हैं तो उनको सामाजिक और आर्थिक अधिकार लेने में भी बहुत आसानी हो जाती है। तो आई थिंक कि अब आपको नारीवाद या फेमिनिज्म का बिल्कुल अच्छे से मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तो एक बार और बता देती हूँ, नारीवाद का मीनिंग है कि नारियों की शोषण से मुक्ति कराना, उनको उनके अधिकार दिलाना, जिससे कि समाज उनको पुरुषों के समान माने। अब हम देखेंगे कि नारीवाद की विशेषताएं क्या क्या है। देखिए, अब हमारा आएगा नारीवाद की विशेषताएं। तो नारीवाद की विशेषताएं या इसके फीचर, तो सबसे पहले नारीवाद का जो पूरा का पूरा जो भी सुधारक हैं, जो इस अप्रोच को लेके चलते हैं, उनके हिसाब से नारीवाद की सबसे बड़ी विशेषता है कि उनको समान अधिकार व समान अवसर मिलने चाहिए। देखिए, जैसे किसी भी पुरुष को किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी सर्विस सेक्टर में कोई भी सर्विस मिलती है, उसी तरह से स्त्रियों को भी पूरे अवसर मिलने चाहिए। सिर्फ उनको इसी वजह से मना नहीं कर देना चाहिए कि वो नारी है, और समाज में वो जो कमाती हैं तो उनको अगर पूरी मेहनत करती हैं तो पुरुष के समकक्ष ही उनको पे या रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, तो तभी उनको जो है समान अधिकार मिल सकते हैं। तो समान अधिकार में नारियों को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। वो कोई भी जॉब कर सकती हैं, वो कोई भी प्रॉपर्टी अपने नाम से खरीद सकती हैं, वो अपनी मर्जी से जो है मैरिज कर सकती हैं। अगर पुरुष उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता है या उनको मेंटल हैरेसमेंट करता है तो स्त्रियों को ये भी अधिकार होना चाहिए कि वो डाइवोर्स ले सकें। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर उनको सारे अधिकार मिलते हैं तभी उनको समानता का अधिकार होता है, वे समान अवसर सोसाइटी में मिलते हैं। तो ये नारीवाद की प्रमुख विशेषता है। अब दूसरी है परिवार की संस्था का विरोध। देखिए, जो फेमिनिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि फैमिली होनी ही नहीं चाहिए, परिवार जो एक सामाजिक संरचना है वो उसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि इस परिवारवाद की वजह से ही नारी का सबसे ज्यादा शोषण होता है, क्योंकि जब किसी भी लड़की की शादी होती है तो समाज और उसके घर वाले एक एजम्पशन ले लेते हैं कि स्त्रियों का जो पूरी उनकी चार दीवारी के अंदर ही उन्हें घर की रहना है, उनका कर्तव्य है बच्चों की परवरिश करना, अपने पति सास ससुर की देखभाल करना, उसके आगे उन्हें कोई अवसर नहीं दिया जाता है। तो वो एक चार दीवारी में कैद हो जाती है। और किस लिए कैद होती है, क्योंकि अब उनकी मैरिज हो गई है, अब उनका एक अपना परिवार हो गया है। उनका मेन कर्तव्य, उनकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपने परिवार का ही अच्छी तरीके से जो है उनकी देखभाल करना है। उन्हें कोई आर्थिक अधिकार नहीं दिए जाते, उन्हें कोई शिक्षा लेने का अधिकार नहीं दिया जाता। तो इसीलिए ये शोषण से मुक्ति कराने के लिए जो है परिवारवाद की संस्था का विरोध करते हैं। थर्ड है बालिकों की सार्वजनिक देखभाल। देखिए, जब बच्चे होते हैं तो बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो ज़्यादातर सास ससुर या हस्बैंड लड़कियों को जो है बाहर काम करने नहीं देते। वो कहते हैं कि अगर आप बाहर सर्विस करने जाओगे तो इतने छोटे बच्चों की देखभाल कौन करेगा। तो वो बच्चों की वजह से घर में एक बंधन में बन जाती है। फिर वो धीरे धीरे वो सोचते हैं कि बच्चा हमारा 2 साल का होगा, 3 साल का होगा तो हम फ्री हो जाएंगे, फिर हम सर्विस को शुरू करेंगे। लेकिन धीरे धीरे वो बच्चों की देखभाल में इतना बिजी हो जाती हैं, क्योंकि बच्चों की देखभाल तो वो जब तक बड़े होते हैं तभी तक कुछ ना कुछ उनकी देखभाल का काम चलता ही रहता है। जब बच्चे स्कूल में जाने लगते हैं तो उनका होमवर्क कराना, उनकी पढ़ाई करने का एक्सक्यूज दिया जाता है। जब वो बड़े हो जाते हैं तो बच्चों की सुरक्षा का एक्सक्यूज दिया जाता है। तो इस तरीके से नारी जो है बिल्कुल घर तक ही सीमित हो जाती है। तो इसीलिए जो फेमिनिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि बच्चों की जो है सार्वजनिक देखभाल होनी चाहिए। बच्चों की देखभाल का कर्तव्य सिर्फ नारियों का ही नहीं होना चाहिए,
घर के सभी सदस्य, सास ससुर हैं या घर में और कोई रहता है या उनके जो पति हैं, सभी को सार्वजनिक रूप से बच्चों की देखभाल का उत्तरदायित्व लेना चाहिए, जिससे कि नारी भी जो है अपने बच्चों की देखभाल कर सके और बाहर भी काम कर सके, पुरुष भी बच्चों की देखभाल करें और बाहर भी काम करें। तो इस तरीके से सार्वजनिक देखभाल का कर्तव्य हर किसी का होना चाहिए, सिर्फ नारियों को ही ये काम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है लैंगिक स्वतंत्रता। देखिए, जो फेमिनिस्ट है वो लैंगिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमें नारियों को, वुमेन को एक इंसान समझना चाहिए, ना कि हमें उन्हें एक मदर, एक सिस्टर और एक वाइफ के रूप में लेना चाहिए। क्योंकि वाइफ, सिस्टर या मदर के रूप में लेने से क्या होता है, हम स्त्रियों को एक बंधन में बांध देते हैं। भाई जो माता है वो अपने बच्चों की देखभाल में ही लगेगी, जो सिस्टर है वो अपने भाइयों और अपने घर की देखभाल में लगेगी, और जो वाइफ है वो अपने पति की और अपने पति के घर की देखभाल में लगेगी। तो ये जो सोच होती है, इसकी वजह से जो नारी के स्थान है वो घर की चार दीवारियों में ही उसको सीमित कर दिया जाता है। तो ये लोग कहते हैं, जो नारीवाद के समर्थक हैं, वो कहते हैं कि हमें स्त्रियों को सिर्फ एक माता, बहन और स्त्री के रूप में ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें उसे एक मानव के रूप में देखना चाहिए। मानव के रूप में हमें देखने से पता चलेगा कि उनकी भी अपनी कोई इच्छाएं होती हैं, उनकी अपनी कोई सोच है, उनके भी अपने सपने होते हैं। तो जैसे हम और मानव के सपने को पूरा करने में उन्हें प्रेरणा देते हैं, हेल्प करते हैं, इसी तरह से हमें स्त्रियों के सपनों को भी पूरा करने में जो है हेल्प करनी चाहिए। तो हमें उन्हें लैंगिक स्वतंत्रता देनी चाहिए। अब नेक्स्ट है स्त्रियों की आर्थिक स्वनिर्भरता। आपने देखा भी होगा कि गांव में जो था कि अपनी स्त्रियों को पुरुष कभी कभी मार पिटाई भी कर देते थे, शराब के नशे में वो खूब मारते थे। स्त्री चाह के भी कुछ नहीं कर पाती थी। इसका सबसे प्रमुख कारण था स्त्रियों का अपने पति पर निर्भर होना, क्योंकि उनकी कोई फाइनेंशियल इनकम तो थी नहीं, वो कोई जॉब तो करती नहीं थी। अगर वो अपने पति को छोड़ती है तो फिर उनको सर्वाइवल उनका बहुत ही मुश्किल हो जाता है, वो रह ही नहीं सकती हैं। तो वो ना चाहते हुए भी जो है अपनी पति की सारे एब्यूजेस को सुनती थी, उनकी मार पिटाई को सुनती थी। इसीलिए नारीवाद के समर्थक कहते हैं कि हमें नारियों को स्वावलंबी बनाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो बाहर जाके जॉब ही करें, वो घर में रहकर भी ट्यूशन कर सकते हैं, कोई आर्ट्स का काम कर सकते हैं, कोई भी काम वो जो है घर में शुरू कर सकते हैं। तो जब वो स्वावलंबी होंगी, जब वो घर में पैसे कमा के लेके आएंगी, तो घर में एक तो उनकी इज्जत बढ़ती है, पति भी उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं, और फिर पति को भी लगता है कि अगर मैं इनसे गलत व्यवहार करूंगा तो ये मुझे कभी भी छोड़ के जा सकती है। तो इस तरीके से स्त्रियों के शोषण में फिर जो है कमी आती है। तो जो नारीवाद है वो कहते हैं कि स्त्रियों को जो है आर्थिक स्वनिर्भरता मिलनी चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारी पितृ प्रधानता का विरोध। देखिए, जो नारीवाद है वो कहता है कि जो नारियों का पतन हुआ है, जो नारियों की इतनी समस्या हुई है, वो सिर्फ इसीलिए हुई है क्योंकि हमारे समाज में प्राचीन काल से पितृ सत्ता चली आ रही है। पितृ सत्ता का मतलब क्या होता है कि जो परिवार का बड़ा पुरुष होता है वही परिवार का जो है मुखिया कहलाता है। परिवार की सत्ता, परिवार का जो शासन होता है वो मेल लोग ही चलाते हैं, स्त्रियां और बच्चे उनके अधिकार में रहते हैं। तो यहाँ पे स्त्रियों को पुरुषों से कम माना जाता है, स्त्रियों को एक संपत्ति की तरह ही मानते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि पितृ प्रधानता की जो है रोक लगनी चाहिए। जैसे कि पिता को प्रधानता दी जाती है, वैसे ही माता को भी प्रधानता दी जानी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी कोई स्त्री मैरिज करती है तो उसका सरनेम चेंज हो जाता है। तो उसका सरनेम क्या होता है, अपने पति के हिसाब से ही चलता है। जैसे आप एक्ट्रेस उसको देखें, करीना कपूर को, तो पहले उसका नाम क्या था, करुणा कपूर था, और अब शादी के बाद वो क्या यूज करती है, करीना कपूर खान। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शादी के बाद जो है जो पति का सरनेम होता है वही हम लेके चलाते हैं।
तो माता को भी प्रधानता मिलनी चाहिए, स्त्रियों को पूरी छूट होनी चाहिए कि वो चाहे तो अपने पति का नाम यूज करें या अपना नाम भी वो जो है यूज करती हैं। तो इस तरीके से समाज के लोगों में नारियों को जो देखने का एक दृष्टिकोण है वो चेंज हो जाएगा और वो नारियों को पुरुषों के बराबर मानने लगेंगे। नेक्स्ट है, स्त्रियां एक उत्पीड़न वर्ग है। ये जो समाज है वो सोचता है कि स्त्रियां तो मतलब एक संपत्ति की तरह है और सब लोग जो है उनका उत्पीड़न ही करते हैं। उनका जन्म ही इसलिए हुआ है कि सब उनका शोषण करें, क्योंकि वो पुरुषों से कम होती है। पुरुष जो चाहे कर सकता है, स्त्रियों को उनका विरोध करने की कोई भी परमिशन नहीं है। तो ये जो है स्त्रियों को एक पीड़ित वर्ग मानते हैं। तो हमारे समाज को इस दृष्टिकोण से बाहर आना पड़ेगा। उन्हें सोचना चाहिए कि अगर समाज में स्त्री ही नहीं होगी तो फिर पुरुष का भी जन्म नहीं हो सकता। इसीलिए जो है सभी गवर्नमेंट जो है टाइम टाइम पे जो है स्त्रियों को पढ़ाने की बात करती हैं, स्त्रियों को बचाने की बात करती हैं। इसीलिए कहा जाता है बेटी बचाओ आंदोलन चलाए जाते हैं और बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का जो है आंदोलन चलाए जाते हैं। इसीलिए चलाए जाते हैं जिससे कि स्त्रियों का उत्पीड़न रुक सके। नेक्स्ट है, स्त्रियों की भूमिका में परिवर्तन। नारीवाद कहता है कि हमें स्त्रियों का जो रोल है, जो उनकी भूमिका है, उसमें चेंज करना चाहिए। स्त्रियों का काम सिर्फ बच्चों की परवरिश करना और घर की चार दीवारी के अंदर रहने का ही नहीं होना चाहिए। आज की एज में तो स्त्रियां शिक्षा लेके पायलट भी बन रही हैं, डॉक्टर भी बन रही हैं, इंजीनियर भी बन रही हैं। तो अब उनकी भूमिका चेंज हो रही है। बड़ी बड़ी कंपनी की वो चेयरमैन भी बनती हैं, सीईओ भी बनती हैं। तो पूरे के पूरे डिसीजन वो लेती हैं, तो और उसमें वो सफलता भी प्राप्त कर रही हैं। तो इस तरह से स्त्रियों की भूमिका में चेंज होना चाहिए और वो जो चाहे उस तरह की उनको जो है भूमिका देनी चाहिए। इसका लास्ट है, स्त्रियां एक लैंगिक प्राणी नहीं मानव है। नारीवाद कहता है कि हमें स्त्रियों को खाली स्त्रियां ही नहीं समझना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है कि हमें उन्हें एक इंसान, एक मानव समझना चाहिए। जब हम मानव समझेंगे तब अपने आप ही स्त्रियों से रिलेटेड सारी कठिनाई दूर हो जाएंगी, क्योंकि जब हम मानेंगे कि वो एक मानव है जिसे भगवान ने बना के जो है धरती पे भेजा है। तो आपको पता है कि भगवान की बनाई हुई सारी रचनाएं बहुत ही अच्छी होती है। तो फिर आप स्त्रियों का भी पीड़न नहीं करेंगे आप उन्हें, क्योंकि अब आप उस सोच से बाहर निकल आए कि ये स्त्री हैं, ये पुरुषों से कम है, या इनका जो स्थान है सिर्फ घर के अंदर ही रहेगा, इन्हें सिर्फ रोटी बनानी है और कुछ नहीं करना है। तो जब इस सोच से बाहर आएंगे और हम उन्हें एक मानव समझने लगेंगे, भाई उनकी भी अपनी इच्छाएं हैं, उनकी भी अपने सपने हैं, वो भी पढ़ना चाहती हैं, वो भी डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहती हैं। तो जब हम ये मानने लगेंगे तो अपने आप ही स्त्रियों को सारे अधिकार मिलने लगेंगे। तब आपको क्लियर हो गए होंगे कि जो नारीवाद है उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो नारीवाद का मीनिंग क्लियर हो गया, विशेषताएं क्लियर हो गई। अब मैं बताऊंगी कि नारीवाद को अचीव करने के लिए, मतलब उनकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास कौन कौन से अधिकार नारियों को मिलने चाहिए। तो अब है नारीवाद के लिए अधिकार कौन से होने चाहिए या उनके राइट कौन से होने चाहिए। सबसे बड़ा तो है शिक्षा और रोजगार में समान अवसर प्रदान करना। देखिए, आप अगर ध्यान से सोचेंगे तो स्त्रियों के दबने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वो कुछ कमाती नहीं है। घर को चलाना भी एक बहुत बड़ी आर्ट होती है, एक बहुत ही कुशल नेतृत्व की जरूरत होती है। लेकिन फिर भी हमारा समाज जो स्त्री पैसे कमा के लाती है उसको तो बड़ा एफिशिएंट समझते हैं और एक हाउसवाइफ को उतनी इज्जत नहीं देते हैं, जबकि हाउस को चलाना भी जो है एक बहुत ही अच्छा काम है। तो जब समाज के लोगों में ये मानसिकता बन जाती है तो इसीलिए आज की स्त्रियों ने जो है घर से बाहर निकल के अलग अलग प्रोफेशन को अपनाया है और उसमें बहुत सफलता प्राप्त की है। तो जब स्त्रियां भी अर्निंग होती हैं उससे दो फायदे होते हैं। एक तो जो है उनको घर को चलाने में जो है आसानी हो जाती है और वो स्वावलंबी बन जाती हैं। जब वो स्वावलंबी बन जाती हैं तो घर के लोग भी उनको बड़ी इज्जत से देखने लगते हैं।
तो इसीलिए स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए और रोजगार अपनाने का भी अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि ये अधिकार मिलते ही स्त्री अपने आप में स्वावलंबी हो जाती है और लोगों को उनके देखने का नजरिया ही बदल जाता है। नेक्स्ट है संपत्ति और मताधिकार के मामले में समानता। तो यहाँ पे हमने दो अधिकार यूज किए, एक तो प्रॉपर्टी और दूसरा मताधिकार। देखिए पहले क्या होता था, जो फादर की प्रॉपर्टी होती थी उसमें बेटों का अधिकार होता था, तो वुमेन को, बेटियों को कोई अधिकार नहीं मिलता था। इसीलिए एक कानून बनाया गया जिसमें अब स्त्रियों को, बेटियों को भी पिता की संपत्ति में उतना ही अधिकार मिलता है जितना कि बेटों को होता है। इससे क्या होता है कि एक पुरुष जो प्रधानता थी वो सोच थोड़ी कम होती है कि भाई घर में जो भी कुछ है वो बेटों का भी उतना ही है और बेटियों का भी उतना ही है। सेकंड है स्त्रियों को मताधिकार की वो होनी चाहिए स्वतंत्रता। देखिए हमारे देश में 18 साल से ऊपर जो भी लड़की है वो जो है वोट दे सकती है और अपने हिसाब से जो है कैंडिडेट चुन सकती है। इससे क्या होता है, स्त्रियों को भी एक इलेक्शन लड़ने का मौका मिलता है। जब उन्हें इलेक्शन लड़ने का मौका मिलता है और वो चुनी जाती हैं तो वो मंत्री बन के जो है स्त्रियों के खिलाफ जो शोषण होता है उसके लिए आवाज उठा सकती हैं, उनके शोषण को रोकने के लिए कानून बनाने में जो है मदद कर सकती है। तो अब इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने संपत्ति का भी अधिकार दिया है और उनको मताधिकार भी दिया है। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा और यौन शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए घरेलू हिंसा किसे कहते हैं, अगर घर में स्त्रियों के साथ मार पिटाई होती है, अगर कोई मार पिटाई नहीं भी करता है तो उनको अगर गालियां देता है तो वो भी घरेलू हिंसा में ही आती है। या आप उन्हें मेंटल टॉर्चर करते हो, उनकी कोई बात नहीं सुनते हो, उन्हें बात बात पे टोंटिंग करते हो, तो ये भी सब किस में आता है, घरेलू हिंसा में। इससे क्या होता है, स्त्री का जो दिमाग होता है वो कुंठित होने लगता है, वो जो करना चाहती है, जो कर सकती है, वो उस कुंठा में कुछ भी नहीं कर पाती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक वायलेंस के लिए जो है एक कानून बनाया है। अगर स्त्रियों के साथ अब कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस करता है तो जो है स्त्रियां पुलिस से मदद ले सकती हैं और जो है पुरुषों को जो है जेल भी हो सकती है। इसी तरह से यौन शोषण जिसे हम बोलते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट, इसके विरुद्ध भी स्त्रियों को अधिकार है। अगर आप कहीं पे वर्किंग है, वहाँ पे आपका जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और आप पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मातृत्व अवकाश। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो उसे जो है मदर की केयर की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है कि सभी लेडीज को मैटरनिटी लीव दी जाएगी। मैटरनिटी लीव मीन्स मातृत्व अवकाश, कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उनके लालन पालन के लिए, जब वो बहुत छोटे हैं तो उनको जो है कंपलसरी मैटरनिटी लीव मिल सकता है। तो इससे क्या होगा कि वुमेन अपनी जो सर्विस है उसे कंटिन्यू भी कर सकती है और साथ साथ बच्चे की देखभाल भी कर सकती है। नेक्स्ट अधिकार है राजनीतिक और समान कानूनी अधिकार। आपको पता ही है, अब कोई भी स्त्री इलेक्शन भी लड़ सकती है और अगर कोई और इलेक्शन लड़ रहा है तो उसके लिए अपने मताधिकार का भी प्रयोग कर सकती है। तो अब स्त्रियों को कानूनी अधिकार भी मिल रहे हैं और राजनीतिक अधिकार भी मिल रहे हैं। इन अधिकारों की वजह से ही आज की नारियां जो है बहुत जागरूक हैं, उन्हें पता है कि उनके क्या अधिकार हैं। अगर कोई उनकी अधिकारों से उन्हें वंचित करता है तो अब वो कानून का सहारा जो है ले सकती है। नेक्स्ट है महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समान अवसर प्रदान करना। देखिए ये जो है कि अब स्त्रियां कहीं भी जा रही हैं, चाहे वो पायलट बन रही हो, चाहे वो सेना में भर्ती हो रही हो, चाहे वो डॉक्टर बन रही हो, चाहे वो इंजीनियर बन रही हो, अब उन्हें समान अवसर मिल रहे हैं। ये नहीं कि वो स्त्रियां हैं तो उनको पहले अवसर नहीं दिया जाएगा, पहले पुरुषों को दिया जाएगा। तो हम देखते हैं स्त्रियों को भी समान अवसर मिल रहा है। अब जब समान अवसर मिलने की वजह से स्त्रियां हर क्षेत्र में अपने को जो है सफल घोषित कर रही हैं और किसी किसी क्षेत्रों में तो वो पुरुषों से ज़्यादा भी अपने जो है स्किल को दिखाती हैं, जिससे कि उन्हें काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिलती है।
तो ये इसी तरह से संभव हो पाया है कि पुरुषों को भी उतनी ही आज़ादी, उतनी ही समानता मिल रही है और स्त्रियों को भी उतनी ही आज़ादी और उतनी ही समानता मिल रही है। तो जब स्त्रियों को ये जो हमने अधिकार बताए हैं, तो जब ये अधिकार मिलते हैं तो जो नारीवाद का जो उनका मेन एम है वो पूरा हो जाता है। क्योंकि जब अधिकार मिलते हैं तो समाज अपने आप जागरूक होने लगता है, वो स्त्रियों का शोषण बंद कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं स्त्रियों का शोषण करूंगा, उनको दमन करूंगा, उनको समानता नहीं दूंगा, उनको पुरुषों से कम रखूंगा, तो मेरे को कानूनी सजा भी हो सकती है। तो इसीलिए नारीवाद के समर्थक जो हैं उनकी इन अधिकारों का बहुत ही पुरजोर समर्थन करते हैं और गवर्नमेंट ने भी इसीलिए स्त्रियों को इतने सारे अधिकार जो हैं दिए हैं। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा फेमिनिज्म या नारीवाद किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं और स्त्रियों को कौन कौन से अधिकार गवर्नमेंट ने दिए हैं या कौन कौन से अधिकार उनको मिलने चाहिए। So that's all for today lecture. Thank you very much.